ओके। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो बेसिक लेवल पे देखा जाए तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन। करेक्ट। तो ह्यूमन बॉडी में जो होता है, सेल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन की, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है। सो सेल साइकिल इज अ, ठीक है, तो एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार, फिर सेल डेड डेड होते हैं कुछ सेल एजेड होने के बाद, उसके बाद फिर से नया सेल का प्रोडक्शन होता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, एक सेल से दो सेल सर के बनते जाते हैं, और सेल्स का नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं हमारे बॉडी में, देन आपके जितने भी टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, सारी चीज़ों का ग्रोथ होता है। तो आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं सबका ग्रोथ होता है, मतलब ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ होता है। करेक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस को हम समझते हैं सेल साइकिल के थ्रू, क्योंकि सारे प्रोसेस जो है रिपीट होते हैं, इसी कारण हम इसको बोलते हैं सेल साइकिल। सो व्हाट इज सेल साइकिल? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच अ बॉडी सेल्स डुप्लीकेट्स इट्स कंटेंट्स एंड डिवाइड्स इनटू टू। ठीक है। बेसिकली सेल साइकिल में आपका कोई भी नॉर्मल सेल जो है बॉडी का, वो अपने आप अपने सेल कंटेंट जितने भी होते हैं, जो हमने देखा सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सारी चीज़ें, उसको क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, मतलब वो अपनी कॉपी बनाता है ना, और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। करेक्ट। देन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स जो रहते हैं आपके, वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा। ठीक है। तो मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। Then the two chromosomes that make up each pair are called homologous chromosomes। ठीक है। तो आपके क्रोमोसोम जो रहते हैं पेयर में होते हैं, और एक पेयर को हम बोलते हैं होमोलॉग्स, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, दोनों को एक साथ। ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं एंड आर कॉल्ड डाइप्लॉइड सेल। ठीक है। तो जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं हमारे बॉडी में, वो उनमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स रहता है वो पेयर्स में रहता है। ठीक है। इसी कारण उसको हम डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड मतलब दो पेयर्स या फिर कॉपी। ठीक है। एंड कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि हमने अपने जेनेटिक सेल्स के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे, और आपको पहले से भी पता होगा सबके बारे में कि हैप्लॉइड सेल्स वहाँ पे क्यों होते हैं, और सोमैटिक सेल्स में डाइप्लॉइड सेल्स क्यों होते हैं। ठीक है। देन डाइप्लॉइड मीन्स इन अ पेयर, एंड हैप्लॉइड मतलब सिंगल फॉर्म। ठीक है। तो सेल डिवीजन जो होते हैं वो बेसिकली जो दो स्टेप में होते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए ओवरऑल प्रोसेस को, तो पहला जो फेस है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो इसमें सेल जो रहता है डिवाइडिंग फेस में नहीं होता। ठीक है। और द सेल जो है वो अपना डीएनए को रेप्लिकेट करता है, अगर पर मतलब डीएनए का कॉपी होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। देन ये जो होते हैं आपके इंटरफेस जो होता है, इसको फिर से फर्दर हम तीन अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं डिवाइड करके। ठीक है। वन सेकेंड, somebody is asking something। देखिए, सेल बढ़ने से जो है गुणसूत्र या फिर आप क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ते हैं, इसका एक जेनेटिक फिनोमेना है। देखिए, जितनी भी कॉपीज होती हैं, ठीक है, क्रोमोसोम से डीएनए का, वो यूनिवर्सल है। मतलब पेयरिंग जो होता है, पैकेजिंग जो होता है, अभी जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको डीएनए की पैकेजिंग की बात की थी, तो पैकेजिंग जो होता है उसका एक फिक्स प्रोसेस होता है, एक पैटर्न होता है। तो हमारे में इस तरह से पैटर्न होता है कि जितने भी डीएनए हैं हमारे बॉडी में, क्रोमोसोम्स क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए बेसिक लेवल पे, तो क्या है, डीएनए ही है। करेक्ट। तो क्रोमोसोम जो रहता है उनका पैकेजिंग होता है, वो आइडियल है, और वो 23 पेयर्स में ही होता है। ठीक है। चाहे कितने भी डीएनए प्रोड्यूस हो, उनको पेयरिंग जो करता है ना, जो मशीनरी है हमारे सेल के अंदर, वो 23 पेयर्स में ही पैक करता है उसको। ठीक है। इसी का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप जो बोल रहे हो वो नहीं बढ़ता है। ठीक है। वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कम हो गए या ज़्यादा हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन का केसेस बोलते हैं। ठीक है। फिर जेनेटिक डिजीज, मतलब डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं। एक कंप्लीट डीएनए
जो होता है क्रोमोसोम्स होता है वो अच्छे से मतलब नॉर्मली फंक्शन करता है। अगर उसमें कोई एक डीएनए डिलीट हो गया या फिर नया बेस ऐड हो गया या फिर शॉर्ट हो गया, कहीं से कट हो गया, ये सारे प्रोसेस क्या है, एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक है, तो यही एबनॉर्मेलिटी की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो बहुत सारे आपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पढ़े हैं। ठीक है, तो जो होम्योस्टैसिस या जेनेसिस ऑफ लाइफ जो बोलते हैं, ह्यूमन की बात करें, हम ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन में सोमैटिक सेल्स में 23 पेयर्स ही होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डीएनए कितना भी हो, कितना भी लॉन्ग चेन हो, बट उसको जब पैकेजिंग जब होती है तो 23 के पेयर में ही होती है। करेक्ट, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, समझ में आया रीज़न क्या है। तो ये हर हर जो स्पीसीज होता है उसके लिए अलग अलग फॉर्म में रहता है, यही उसकी क्या होती है, पहचान होती है, उस सेल की पहचान होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको माउस का या फिर रैट का सेल दे दूँ, ठीक है, और आपको ह्यूमन सेल दे दूँ, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लगभग सिमिलर दिखता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें भी वही सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो हमारे में पाए। आइडेंटिफिकेशन का सिर्फ एक ही तरीका रहता है, वो होता है पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन में 23 होता है और 21 माउस में होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं डिफरेंस को। ठीक है, आई होप समझ में आया आपको। आया कि नहीं आया आप बताइए, टाइप कीजिए चैट में। ओके, सो इंटरफेस जो है उसको हम 3 फेसेस में, G1 एस फेस एंड G2, 3 फेस में हम उसको स्टडी करते हैं। एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन द एस फेस। जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इंटरफेस में, वो आपका एस फेस में होता है। एंड माइटोटिक फेस जो रहता है वो कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियर का डिवीजन होता है उस फेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, टू फॉर्म अ 2 आइडेंटिकल सेल्स। तो ये सारे प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखिए ये सेल साइकिल है आपका, है ना, पूरा सेल साइकिल को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट फेसेस में। आप कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेन जो क्या पार्ट है आपका, इंटरफेस एंड दिस माइटोटिक फेस। ओके, सो ये दो फेज में, मतलब मेन जो फेज है उसको हम अलग अलग फेजेस में, स्मॉल स्मॉल फेजेस में स्टडी करते हैं। ठीक है, और एक होता है G0 फेज जो आपका सेल साइकिल के बाहर होता है। मतलब सेल जो है आपका डिवाइडिंग कंडीशन में नहीं होता, नॉर्मली फंक्शन करते रहता है। जब उसको रेप्लिकेट नहीं करना है, मतलब डिवाइड नहीं करना है, अपने आप को कॉपी नहीं करना है, तो उस कंडीशन में रहता है वो, उसको हम G0 फेज बोलते हैं। और इस फेज को हम काउंट करते हैं आउट ऑफ सेल साइकिल। करेक्ट, सो देखिए सबसे पहला जो फेस है G1, है ना, इस फेस में क्या होता है, जितना भी मेटाबॉलिकली एंजाइम्स हैं, कंटेंट्स हैं, है ना, जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, उसको फंक्शनली एक्टिवेट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, वो सारे चीज़ के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है पहले। फिर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसका डुप्लीकेशन होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, है ना, राइबोसोम्स, ये सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इन सबका कॉपी हो जाता है। ठीक है, और साइटोसोलिक कंपोनेंट जो होते हैं, मतलब ये सब उसी में प्रेजेंट होते हैं, सबका कॉपी हो जाता है। सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन, है ना, तो सेंट्रोसोम्स का भी कॉपी होता है। ठीक है, और यहीं से रेप्लिकेशन जो है वो बिगिन होता है। ठीक है, यहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए जब अपने आप को कॉपी करता है तो, ठीक है, याद रखिए डीएनए में, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, सेल के अंदर, उसका डुप्लीकेशन होता है पहले। ठीक है, मतलब 23 पेयर्स हैं वो 46 पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, और तब उनका सेपरेशन होता है, मतलब 23 पेयर जो है अलग पार्ट में और 23 पेयर्स अलग पार्ट में, तब जाके न्यूक्लियस का डिवाइड होता है। एक न्यूक्लियस में फिर दोनों में 23 पेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हम देखेंगे अभी। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है एस फेज में। और सारे प्रोसेस जो हैं, जैसे कि आपका G1 फेज जो है 8 से 10 घंटे का प्रोसेस रहता है, और रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो 8 घंटे चलता है आपका। ठीक है, देन G2 फेज जो होता है, यहाँ पे आपका सेल ग्रोथ जो होता है, सेल का ग्रोथ मतलब सेल का साइज बढ़ना, है ना, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल के अंदर जितने भी साइटोसोलिक कंटेंट्स हैं, है ना, जो प्रोटीन्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो बैंड्स, जो आपका क्या बोलते हैं उसको,
जो स्केलेटन होता है सेल का, ये सारे प्रोसेस क्या है धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, है ना। मतलब इन्फेंट लेवल से लेके एकदम यंगर एज में, मतलब धीरे धीरे एज्यूम कीजिए कि उस टाइप से सेल के सारे कंपोनेंट्स बढ़ने लगते हैं, और उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, है ना। तो ग्रोथ फेज जो है वो कंटिन्यू रहता है। अदर एंजाइम्स जो आपको सेल की एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रोटीन भी सिंथेसाइज होते हैं, सेंट्रोसोम्स, रेप्लिकेशन, है ना। तो इसी G2 फेज में जैसे आता है आपका रेप्लिकेशन जो है वो एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है G2 फेज तक, और ये प्रोसेस चलता है आपका 4 से 6 घंटे तक। देन आपका आता है माइटोटिक फेज। इस फेज में आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। अभी तक हमने सेल इंटरफेस में, मतलब सेल के अंदर जो बाहर न्यूक्लियस को छोड़ के जितने बाहर का पार्ट है उसका डिवीजन देखा कि हर सेल ऑर्गेनेल जो है अपने आप को डुप्लीकेट करता है, फिर ग्रोथ होता है, बहुत सारे एंजाइम्स सेंट्रोसोम से सारों का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं, जब रेप्लिकेशन हो गया, है ना, कॉपी हो गई किसकी, डीएनए की। अब वो कॉपी वाला जो पार्ट है, जो डॉटर सेल्स हैं, मतलब डॉटर डीएनए है, वो डिवाइड होगा और डॉटर सेल में जाएगा, ठीक है। तो वो वाला फेज स्टार्ट होता है और उस फेज को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज, करेक्ट। तो पहला होता है आपका प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। 4 स्टेप में होता है आपका माइटोटिक फेज डिवीजन, और इसको आप याद रखिए ट्रिक से पी मैट करके, ठीक है। पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हमने शायद रिकॉल कर ली थी, बट फिर भी ओके। देन रिप्लिकेशन। सो रिप्लिकेशन जो होता है डीएनए का, सिंपल सा प्रोसेस है एकदम। डीएनए के जो स्ट्रैंड रहते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पहले ब्रेक होता है, ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद डीएनए प्राइमर्स आते हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड वाले, उनके अगेंस्ट में एक टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है, और उस टेम्पलेट में ऐड करते जाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस। जैसे एडेनिन है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होता है, थायमीन होता है। ग्वानिन का साइटोसिन होता है, जस्ट वाइस वर्सा। तो ऐसे ही उसकी जगह ऐड करते जाते हैं। ये आपको डायग्राम से क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए ये वायलेट वाला जो स्ट्रैंड है वो डीएनए का पेरेंट कॉपी का स्ट्रैंड है, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड देखिए। उसके बाद ये जो ब्लू वाली, जो लाइट ब्लू वाली जो टेम्पलेट है, ये क्या है आपका नया कॉपी जो बन रहा है डीएनए का, वो है, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहता है, और जैसे ही कॉपी हो जाता है, मतलब 2 स्ट्रैंड फिर से बन जाते हैं, डबल हेलिकल 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं जब, फिर ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। देन न्यूक्लियर जो डिवीजन है या फिर माइटोसिस जो है उसको, वो कैसे होता है, तो ये 4 फेज होते हैं, प्रोफेज होते हैं। तो प्रोफेज जो फेज होता है उसमें क्या होता है, आपके जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर मतलब सब जो डीएनए होते हैं, ठीक है, हमने उसके पैकेजिंग देखा था डीएनए का। तो डीएनए जो होता है उसका पैकेजिंग होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जब रैप्ड हो जाते हैं तो उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और न्यूक्लियोसोम का जो लॉन्ग चैन होता है दैट इज नोन एज क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। और ये जब बहुत सारे जिगजैग पैटर्न में हो जाता है, लाइक नूडल लाइक स्ट्रक्चर जब रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। और जब सारे क्रोमेटिन फाइबर एक साथ रैप्ड हो जाते हैं एक बंडल की तरह एक्स शेप में, तो वो होता है आपका क्रोमोसोम्स, करेक्ट। तो डिवीजन के टाइम सबसे पहले जितने भी बिखरे रहते हैं पूरे न्यूक्लियस में, क्रोमेटिन फाइबर जो रहते हैं बिखरे रहते हैं, वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन मेटाफेज आता है। मेटाफेज में क्या होता है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रहते हैं अलाइन द सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमेटिक पेयर्स एट द मेटाफेज प्लेट। तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है सेंटर में, ठीक है, और उस लाइन दो सेंट्रो देखिए, सेंट्रोमियर जो रहता है वो पहले डिवाइड होता है 2 पार्ट में, दिख रहा है आपको, सेंट्रोमियर पहले डिवाइड हुआ यहाँ से, और दो अलग अलग पोल्स में चल जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और इस सेंट्रोमियर से अराइज होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एक टाइप के प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, है ना, उनको क्या करते हैं सेंटर में होल्ड कर देते हैं, है ना। और इस जो इमेजिनरी जो लाइन बनती है ना,
इस लाइन को हम बोलते हैं आपका मेटाफेस प्लेट, करेक्ट। देन एनाफेस आता है। एनाफेस में क्रोमेटिड पेयर्स जो रहते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं एट द सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर वाला जो पार्ट है यहाँ पे जिससे अटैच रहता है, अटैच पॉइंट जो रहता है क्रोमोसोम्स का सेंटर वाला, वहां से ब्रेक होके उन लोग अलग अलग क्रोमेटिड्स में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिड्स जो है वो केस में ब्रेक हो जाते हैं आपके पेयर्स पार्ट में, ठीक है। और ये जो पार्ट रहता है इसको हम बोलते हैं आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो ये एक पार्ट क्या है, ये क्रोमोसोम होता है। तो ये क्या है, एक पार्ट क्रोमोसोम। तो दो पेयर मिलके एक क्रोमोसोम बनाते, क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, ठीक है। और सारी चीजें क्या है, क्रोमेटिड है। ये सारे जितने भी डीएनए के स्ट्रैंड जो दिख रहे हैं, क्रोमोसोम जो दिख रहे हैं, वो क्या है आपके क्रोमेटिड्स है, ठीक है। फिर ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स पेयर में होता है ना। तो ये दो स्ट्रैंड होते हैं, तो अलग अलग स्ट्रैंड में सेपरेट हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। देन टीलोफेज आता है, एंड टीलोफेज में टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई जो रहते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब आपका ये वाला जो सेंटर वाला लाइन जो दिख रहा है आपका इमेजिनरी लाइन, वहीं से आपका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट करता है अंदर की तरफ, इनवर्ड फोल्ड स्टार्ट हो जाता है, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाता है इसका। एंड आपका इमेजिनरी लाइन जो रहता है फिर दो पार्ट में सेपरेट हो जाता है, दिख रहा है आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में टीलोफेज में। और पूरा न्यूक्लियस लास्ट में सेपरेट हो जाता है और दो सेल अलग अलग बन जाते हैं। देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखते हैं। अभी हमने न्यूक्लियस का डिवीजन देख लिया। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है वहाँ, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ ए सेल साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल। दो आइडेंटिकल सेल बनाने के लिए उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। अभी सबसे पहले उसका क्या है, केंद्रक का विभाजन हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट हो चुके हैं, ठीक है। अब तो पूरे सेल को भी डुप्लीकेट होना पड़ेगा ना, तो वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन यूजुअली बिगिन इन द लेट एनाफेज। तो ये जो एनाफेज जो होता है, देखिए एनाफेज के साथ ही आपका ये स्टार्ट हो जा रहता है सेल का डिवाइड होना, ठीक है। मतलब साइटोकाइनेसिस जो है एनाफेज के लास्ट एंड से ही स्टार्ट हो जाता है। देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट्स एंड इट्स मिडल फॉर्मिंग क्लीवेज फरो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अब सेपरेट होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है मतलब। और ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है आपका, ये वाला है ना, जो सेंट्रल लाइनिंग से इनवर्ड जो फोल्डिंग हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज फरो बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है। देन द सेल इवेंचुअली स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स, और आपका जो सेल है वो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये यही फेस है, देखिए वही सारी प्रोसेस है, हाँ, स्टेप वाइज। तो ये आप इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अलग अलग फेसेस को, कि कहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब माइटोसिस का जो फेस होता है पहला, जो प्रोसेस होता है उसके टाइम पे ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखा देता है। आपका सेल जो रहते हैं सेंट्रोमियर पहले डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। देन आपका जितने भी डीएनए जो रहते हैं क्रोमेटिन में क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, है ना, एक जगह अलाइनमेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन्स होते हैं, सारी चीज़ क्लियर दिखता है आपको अगर आप देखते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। अब देखिए जो ओवरऑल हमने देखा माइटोसिस जो है ना, उसका समरी यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस में क्या होता है आपका, G1 फेस होता है ना, ग्रोथ वन फेस। देन सिंथेसिस फेस होता है। देन आपका G2 ग्रोथ फेस होता है। ये सारे
प्रोसेस जो है उसका ओवरऑल समरी यहाँ पे दिया है जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में राइट लिखना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ ऐसे कंपाइल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देन ये तो हमने अभी जो डिवीजन देखा सेल डिवीजन वो सोमैटिक सेल्स में देखा। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं आपके ओवम एंड स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, उसकी बात करें उन सेल्स का जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन या फिर मियोसिस भी बोला जाता है उसी को, ठीक है। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईच न्यू ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, है नी। एंड देन फ्रॉम ईच पेरेंट्स आपके जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे एक फीमेल एंड मेल गैमेट का कॉम्बिनेशन होता है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और दोनों गैमेट्स जो रहते हैं अलग अलग पेरेंट से आते हैं, करेक्ट। देन मियोसिस जो रहता है इज द रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन दैट अकर्स इन द गोनाड्स। आपके जो गोनाड्स होते हैं ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है, वहाँ पे होते हैं एंड दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से क्या करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स गैमेट्स कंटेन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि सोमैटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं डाइप्लॉइड होते हैं, मतलब 23 के पेयर्स में होते हैं, करेक्ट। बट यहाँ पे जो जब रिप्रोडक्शन होता है मियोसिस में तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस रहता है उस सेल का स्पर्म या ओवम की बात करते हैं उसके अंदर जो डीएनए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं हाफ नंबर में होते हैं, मतलब 23 सिंगल पेयर्स होते हैं, डबल पेयर्स में नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया आपको। देन फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है पहले क्या होता है मियोसिस में आपके गोनाड्स एंड स्पर्म में सेल डिवीजन होता है और आपके स्पर्म्स एंड ओवम के जो सेल्स हैं वो उनका जब डिवीजन होता है तो उनके अंदर जो सेल्स बनता है उसमें 23 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल एंड फीमेल गैमेट का जब क्या होता है कांटेक्ट होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन की वजह से, तो वहाँ पे 23 इधर का और 23 इधर का मतलब 46 पेयर जो है वो क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर मियोसिस अकर्स इन टू सक्सेसिव स्टेजेस। मियोसिस वन एंड मियोसिस टू दो स्टेप में होता है आपका। ईच ऑफ दिस टू स्टेज हैज 4 फेजेस, ठीक है। मियोसिस जो रहता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स का वो दो स्टेप में होता है, स्टेजेस में होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, पार्ट वन एंड पार्ट टू, ओके। और हर पार्ट जो है हर स्टेज जो है वो 4 फेजेस होते हैं उसमें, जो सेम आपके आप माइटोटिक डिवीजन में होते हैं, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेजेस, ओके। अब मियोसिस जो है वन जो होता है मियोसिस वन, ठीक है, वो जो स्टार्ट होता है विद डाइप्लॉइड सेल, ठीक है, डाइप्लॉइड सेल डिवीजन से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद टू सेल्स हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, करेक्ट। देखिए आपका एक डाइप्लॉइड सेल था, ठीक है, उसका डिवीजन हुआ, डाइप्लॉइड सेल में कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम्स मतलब 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब उसका डिवीजन हुआ, अब इसमें 23 सेपरेट हो गए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। उसके बाद मियोसिस टू जो होता है स्टेज, उसमें क्या होता है ईच ऑफ द टू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड्स, ठीक है, एंड दी नेट रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड गैमेट्स। तो हर एक हैप्लॉइड सेल्स जो है वो डिवाइड होकर फिर 2 से 4 बनाते हैं, मतलब अपने आप को और डबल करते हैं, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ओवम एंड स्पर्म का प्रोडक्शन बिल्कुल इसी तरीके से होता है, मतलब
है ना। एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो और रिजल्ट इन इसकी वजह से क्या होता है, नेट रिजल्ट होता है कि दो से चार हैप्लॉइड गेमेट्स बनते हैं एंड जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ओरिजिनल हैप्लॉइड सेल। मतलब जिस सेल से वो डिवाइड होके बने होते हैं उससे जेनेटिकली अलग होते हैं, मतलब उनका जो क्रोमोसोम्स रहता है वो अलग होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मियोसिस जो है उसका प्रोसेस सेम प्रोसेस है। देखिए पहले सेंट्रियोल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर सेंट्रियोल्स से आपका स्टेंडल स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसको हम बोलते हैं। फिर आपके सेंटर में अलाइन हो जा रहे हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, टेट्राड फॉर्म में। उसके बाद आपके इसी को हम सिस्टर क्रोमैटिड से बोलते हैं, ठीक है, जब एक साथ अरेंज हो जाते हैं वहाँ पे अलाइनमेंट। देन क्रॉस ओवर होता है ना। जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्रॉस ओवर हो जाता है उनका, ठीक है। इस पहले नॉर्मल पैटर्न में रहते हैं, देखिए ये क्या बोलते हैं, पेयर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, जब आस पास रहते हैं ठीक है, इस टाइप से होते हैं नॉर्मल फॉर्म में। अब ये सारे क्रोम जो रहते हैं इनका मिक्सिंग हो जाता है, मतलब अलाइनमेंट जब होता है बहुत क्लोज में हो जाता है और ये मिक्स हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरलैप करना, मिक्स हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और देखिए यहाँ का इसमें से कुछ पार्ट वो इसमें चले जाता है, इसमें से कुछ पार्ट इसमें चले जाता है, मतलब एक हाइब्रिड क्रोमोसोम्स या फिर मिक्स्ड क्रोमोसोम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज जो आता है उसमें क्या होता है, आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। फिर से होमोलोगस क्रोमोसोम थे पहले, है ना, उनका पेयरिंग हुआ। उसके बाद क्लीवेज फरो बनता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है ना, वो एनाफेज में होता है। देर आपका टीलोफेज में पूरा न्यूक्लियस जो है आपका वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका मियोसिस का प्रोसेस जो है, फर्स्ट प्रोसेस जो है मियोसिस का, वो एंड हो जाता है। अब आ जाता है आपका पार्ट टू, मियोसिस टू, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है मियोसिस टू में, यहाँ पे प्रोफेस जो फेज होता है उसमें फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होता है, मतलब सेंट्रियोस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन सेंटर में अलाइनमेंट होता है, फिर से जो नए क्रोमोसोम्स हैं, जो मिक्स्ड क्रोमोसोम्स बने हैं होमोलोगस, ठीक है, उनका। और सेम प्रोसेस रिपीट होता है। और लास्ट में देखिए वहाँ पे यहाँ पे क्या होता था डिफरेंस, देखिए मेटाफेज में यहाँ पे जो क्रोमोसोम जो बन रहा है वो क्या होता है, उनका सेपरेशन हो जा रहा है, ठीक है। मतलब वो हैप्लॉइड सेल्स में, मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। पहले पेयर्स में थे, यहाँ पे अलग अलग सेपरेट हो जाता है मेटाफेज टू में, ठीक है। अब उसके बाद यही सिंगल क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होकर अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से टीलोफेज कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका मियोसिस का पूरा प्रोसेस ऐसे एंड होता है। और ये इसी टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। और आपके स्पर्म्स एंड जो ओवम्स ये जो होते हैं ये इसी टाइप के सेल्स हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो पेयर्स में नहीं रहते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट कब होते हैं 46 पेयर्स, जब उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट का जब कांटेक्ट होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब वो 46 पेयर्स बन जाते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं 23 के पेयर्स में, 23 इधर का 23 उधर का, ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, ओके। अगर आप कंपेयर करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस को, ठीक है, तो 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम जो रहते हैं आपका डाइप्लॉइड रहता है, और अल्टीमेट रिजल्ट भी रहता है आपका डाइप्लॉइड। 2n मतलब डाइप्लॉइड, सिंगल n मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होते हैं मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं लास्ट में एंड इन एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, वहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, है ना, सिंगल क्रोमोसोम्स वाले, दिख रहा है आपको। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं, ये दो पार्ट में होता है, म्यूसिस वन म्यूसिस टू, ओके। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिमिलरिटी है, ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं आपके, माइटोसिस जो है और म्यूसिस जो है आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, करेक्ट।
ये चीज़ें याद रखिए। तो सेल डिवीजन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको समझने के लिए। और माइटोसिस एंड म्योसिस में जो डिफरेंस होता है ये आपको माइंड में होना चाहिए कि माइटोसिस कहाँ पे होता है, म्योसिस कहाँ पे होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने बनते हैं, मतलब किस टाइप के सेल्स बनते हैं, 2n सेल्स कहाँ पे बनते हैं, सिंगल एन मतलब हैप्लॉइड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, ठीक है, कितने कितने स्टेप्स में होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया आप लोग को डिफरेंस? ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स खत्म हो गया ग्रोथ के बाद, एंड रिप्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन से नया सेल बना। अब देखिए हमने ह्यूमन लाइफ की बात की थी, सेलुलर एक्टिविटी की, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रोथ कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, करेक्ट। अब बचा क्या, हमने रिप्रोडक्शन भी देख लिया, मतलब एक ह्यूमन जेनेसिस से नया जो आने वाला जीन्स नया जेनेटिक्स है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब कैसा नया जनरेशन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड अब उसका भी ग्रोथ सेम वे में होगा जैसा कि अभी तक जो पेरेंट सेल का हुआ था, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो है चलते रहती है लाइफ टाइम। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन लाइफ साइंस, है ना, जो ह्यूमन के अंदर होते रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं सेलुलर डाइवर्सिटी, ठीक है। सेलुलर डाइवर्सिटी का मतलब होता है, देखिए जब सेल जब एम्ब्रायो की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स का जब कॉम्बिनेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब उस सिंगल सेल से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, मतलब अनगिनत सेल बन जाते हैं, 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल, है ना, एक सिंगल सेल ही रहता है उससे। तो ये कैसे होता है, इतना बड़ा डाइवर्जन कहाँ से आता है, वेरिएशन कहाँ से आता है। तो दिस इज द साइंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना, हम ह्यूमन एचपी की बात कर रहे हैं, तो यही साइंस है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो आपके एवरेज जो एडल्ट में होते हैं, है ना, मतलब हम एडल्ट की बात कर रहे हैं जो 18 to 20 अबव होते हैं, तो उस ह्यूमन में अराउंड मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ट्रिलियन मतलब समझ सकते हैं आप कितने होते हैं। आपका 1000 जो रहता है ना, 1000 को हम बोलते हैं 1 मिलियन, और 1000 मिलियन को हम बोलते हैं 1 बिलियन, और 1000 बिलियन को हम बोलते हैं 1 ट्रिलियन, और ये 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो इस हिसाब से आप क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। देर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और हमारे बॉडी में 200 अलग अलग प्रकार की सेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन जो होते हैं, नर्वस टिश्यू जो है ना, न्यूरॉन के सेल्स अलग होते हैं, मसल्स के सेल्स अलग होते हैं, एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, रेड ब्लड सेल्स अलग है, स्पर्म सेल्स अलग है, सारी जितने भी हैं वो सारे अलग अलग हैं। तो अबाउट 200 टाइप के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। The cells come in variety of shapes and size, अलग अलग शेप में आते हैं, ठीक है। सब सेल सेल का अगर बनावट देखा जाए, उसका फंक्शन देखा जाए तो अलग अलग होता है, उनका बनावट भी उनके फंक्शन की तरह होता है, ठीक है, डायनेमिक होता है। अगर किसी भी चीज़ का डिजाइन जो रहता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिसिटी। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी जो बनावट है वो क्या है, डायनेमिक होती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं स्पर्म सेल्स की, स्पर्म सेल्स का जो टेल रहता है बहुत लंबा रहता है, एक्रोसोम जो रहता है हेड वाला पोर्शन जहाँ पे सेल होता है वो छोटा होता है, और वो एसएस का डिज़ाइन क्या होता है कि उसमें एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, और लॉन्ग फ्लैजिला ही उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि स्पर्म को ट्रैवल करके बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके कहाँ जाना रहता है आपका, ओवरी तक जाना रहता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसी वजह से, ओके। न्यूरॉन्स को एक कंडक्शन करना रहता है सिग्नल्स का, है ना, पूरा बॉडी में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इसी कारण उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। रेड ब्लड सेल का जो डबल साइडेड जो डिस्क वाला जो शेप होता है ना, डिप्रेशन वाला, डिप्रेस डबल साइडेड, वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है, क्योंकि उसको सरफेस एरिया बढ़ाना रहता है अपना फॉर दी प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ
मोर एंड मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए उसको ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, इसकी वजह से इसका शेप ऐसा होता है। तो हर सेल का कुछ ना कुछ शेप जो है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो सेलुलर डाइवर्सिटी जो होता है वो आपके अलाउ करता है, ये परमिट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इनटू मोर कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो ये डाइवर्सिटी की वजह से सेल जो होते हैं अलग अलग टाइप के वो टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, एंड टिश्यू जो रहता है आपका फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम में मिलके हमारा पूरा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, करेक्ट। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है। इसी के साथ ये जो यूनिट है वो एंड होता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। और अटेंडेंस आप लोगों ने सेंड कर दिया अपना, ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 34। एक बार फिर से जितने लोग प्रेजेंट हैं वो अटेंडेंस अपना सेंड कर दीजिए, ठीक है। मीनवाइल अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। एक एक करके पूछेंगे अगर किसी को कोई डाउट हो तो। अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं पर डिसमिस करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, जो अभी हमने सेलुलर लेवल पे बात किया, अब हम नेक्स्ट क्लास से आपका टिश्यू लेवल पे बात करेंगे, करेक्ट। ओके देन।